अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एफएससी के बायोलॉजी के लेक्चर्स दिया करूंगा, जिनके अंदर मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसको 3 वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। पहली वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक के बारे में मेन बताऊंगा, मतलब कि सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नंबर 2 के अंदर मैं उस टॉपिक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी छोटी छोटी उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और नंबर 3 के अंदर मैं उस टॉपिक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में या क्लास के पेपर में आएंगे या आते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि उनको आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अल्लाह ताला के करमो फजल से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस के ऊपर लेक्चर दिया था। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें। मैं उस लेक्चर की जो लिंक है उसको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखें, फिर इसके तरफ आएं, क्योंकि जब तक आप उस लेक्चर को नहीं सुनेंगे इस लेक्चर को सुनने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलें जल्दी से इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आपको ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस 5 टर्म्स के बाद और भी 5 टर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है। तो स्टूडेंट, इन 5 टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म है वो है स्पीशीज। कौन सी है? वो है स्पीशीज। तो स्टूडेंट, स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड करता है और अपनी नस्ल पैदा करता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का दैट कैन interbreed and produce fertile offspring। अब स्टूडेंट, इस डेफिनेशन के अंदर 2 वर्ड हैं, एक है फर्टाइल और दूसरा है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नस्ल और फर्टाइल का मतलब होता है कि जो अपनी नस्ल बढ़ा सके, जो फर्टिलिटी कर सके। ठीक है, मतलब कुछ होते हैं ना जो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते, जैसे इसकी एक एग्जांपल है म्यूल, खच्चर। वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो फर्टाइल नहीं है। स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और पैदा कर सके अपनी ऐसी नस्ल जो कि फिर आगे भी अपनी नस्ल बढ़ा सकती हो। ठीक है, ये है स्पीशीज की डेफिनेशन। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्पीशीज टर्म है ये सबसे पहले किसने, कब और कहां कॉइंड की थी। तो स्टूडेंट, एक साइंस की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर नाम है, वो कौन सा है? वो है जॉन रे। जॉन रे ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1686 अपनी हिस्ट्री ऑफ प्लांट, ये एक उसकी तहरीर थी, हिस्ट्री ऑफ प्लांट। इसके अंदर 1686 को इसने ये जो टर्म है स्पीशीज, इसको क्वाइंड किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये थी स्पीशीज के बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं आपको बताता हूं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। तो स्टूडेंट, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में अगर बताऊं तो पहले मैं आपको एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये एवोल्यूशन जो है ना, इसके बारे में। तो स्टूडेंट, एवोल्यूशन अक्सर आपने सुना हुआ कि एवोल्यूशन शुरू से होती आ रही है। मतलब अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि इंसान जो है वो बंदरों से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ था? वो एवोल्यूशन हुई थी। अब ये एवोल्यूशन होती क्या है?
तो स्टूडेंट एवोल्यूशन जो है ना वो क्या होती है कि साइंस की जुबान में इसके बारे में कहा गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कोई भी जो जानदार है ना वो आने वाले दौर, आने वाले इन्वायरमेंट और आने वाले वक्त के लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट करता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं एक ये देता हूं कि साइंस की जुबान में अक्सर ये बात बोली जाती है कि कुछ जानदार पहले दौर में ऐसे थे जिनकी गर्दनें छोटी थीं क्योंकि उनके लिए जमीन के ऊपर ही खाने को बहुत सारा घास था। ठीक है, घास थी, तो वो क्या करते थे कि वो नीचे से इजीली घास खा के अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जब कहत पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता खुराक की कमी होना शुरू हो गई, तो उनको अब बड़े दरख्तों से पत्ते तोड़कर खाने की मजबूरी हो गई। तो क्या उन्होंने किया कि अपनी गर्दन को ऊपर करते और दरख्तों से उनके पत्ते उतार कर फिर खाते। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनकी गर्दन बढ़ती गई और जो छोटी गर्दनों वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। ठीक है, और जो बड़ी गर्दनों वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। तो ये जो प्रोसेस था करोड़ों अरबों खरबों सालों के बाद जो चलता आ रहा था, इस प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन होती है, मतलब ये कुदरत, साइंस की जुबान में ये कुदरत जो है ये सिलेक्ट करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। तो इसी बात को साइंस की टर्म जो है एवोल्यूशन कहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये जो टर्म इस कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस वाले टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, इसको पहली ही लाइन के अंदर। तो इसको अगर मैं होम्योस्टेसिस के टॉपिक के साथ रिलेट करके आपको बताऊं तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि हमारा जो जिस्म है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस रखा है जिसके तहत हमारी बॉडी जो है वो अपने अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है ना उसको बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होता है ना उससे महफूज रखती है और मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देती है और ना बहुत ज़्यादा कम होने देती है। ठीक है, तो अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का इसके साथ क्या ताल्लुक, तो स्टूडेंट सुनिए, पीछे चलें करोड़ों अरबों खरबों साल पीछे, तो साइंस क्या कहती है कि सबसे पहले फिशेस बनी थी, फिर बने थे एम्फीबियंस, फिर बने थे रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, फिशेस इनका मस्कन अलहदा है, एम्फीबियंस का अलहदा है, रेप्टाइल्स का अलहदा है, बर्ड्स और मैमल्स का अलहदा है। मस्कन क्या होता है, रहने की जगह। ठीक है, जहां रहते हैं, हमारा मस्कन ये खुश्की है, हम खुश्की के ऊपर रहते हैं। तो इसी तरीके से फिशेस जो हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। तो क्या हुआ कि जब ये एवोल्यूशन होती गई, फिशेस से एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स बने, तो ये जिस माहौल के अंदर रहना शुरू कर दिया इन्होंने, उसी माहौल के मुताबिक इन्होंने अपने इन्वायरमेंट को, उसी माहौल के मुताबिक अपने जिस्म के इन्वायरमेंट को बदलना शुरू कर दिया। मतलब फिशेस जो हैं वो पानी के अंदर रहना शुरू हो गई, तो उस तरीके से अपनी बॉडी का टेम्परेचर और दूसरे जो सिस्टम्स है उसको उसके मुताबिक कर दिया कि पानी के अंदर रहा जा सके। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल जो हैं वो जहाँ जहाँ रहते हैं उनके मुताबिक उन्होंने अपने जिस्म के माहौल को डाल लिया। इसलिए इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में टर्म लिखी हुई है कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं साइंस की जुबान में। तो स्टूडेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी जो है ना, स्टडी ऑफ
एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड दियर रिलेशनशिप्स, इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स। क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक्स। क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक्स। अब स्टूडेंट ये जो वर्ड है फाइलोजेनेटिक्स, इसमें भी दो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको आपस में मिक्स करके लिखा हुआ है। नंबर 1 पे है फाइलो और दूसरा है जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये जो फाइलो है इसका क्या मतलब है? तो फाइलो का मतलब होता है ट्राइब। ट्राइब या इसको रेस भी कहते हैं, रेस। ठीक है, अब ट्राइब क्या होता है? कबीले। क्या होते हैं? कबीले। और रेस कहते हैं नस्ल को। ठीक है, और जो जेनेटिक्स मतलब ये फाइलो जो है इसके ये दोनों मतलब हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ये लाइफ के साथ रिलेट करता है। किसके साथ? लाइफ के साथ। ठीक है, तो इस लिहाज से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स। तो स्टूडेंट ये जो मैंने टर्म आपको बताई है फाइलोजेनेटिक्स, इसको अगर मैं वीडियो की फॉर्म में आपके सामने रखूं और एक्सप्लेन करूं तो ये एक वीडियो है, इसका क्लिप मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसको देखें, गौर से देखें, तो फिर देखना आपको इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि असल में ये फाइलोजेनेटिक्स कह क्या रहा है। तो चलें जल्दी से ये छोटा सा क्लिप देखें। On each of the Caribbean's 4 largest islands, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, and Hispaniola, we find the same distribution of similar-looking lizards. Each island has slender grass bush anoles with long tails, long-legged trunk ground anoles, short-legged twig anoles, and canopy anoles with large toe pads. Did each body type evolve once and then spread to the other islands? Or did each type evolve independently on each island? आपने ये वीडियो देख ली, अब आपको समझ चल गई कि फाइलोजेनेटिक्स क्या है और इस वीडियो के अंदर उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट चलें अब नेक्स्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताने से पहले ये पिक्चर देखें और गौर करें कि ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है। यकीनन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है और ये 12th क्लास में भी अब आप पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी 11th क्लास में आप पढ़ेंगे। 12th क्लास में सिर्फ इसकी टर्म है जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मुनज़्ज़म होना, इकट्ठे होना, तंजीम होना आपस में, मुनज़्ज़म या तंजीम। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल से, फिर एटम बने, एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर आर्गन, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम के बाद इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इस तरीके से बायोस्फीयर तक चला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
जिसको हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसकी समझ चल गई है कि असल में होता क्या है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यही होता है कि कोई जानदार जो है वो किस तरीके से बना है, बायोलॉजिकली वो किस तरीके से बना है। लेवल्स होते हैं ना, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से एक लेवल्स रखा हुआ है साइंस में। वो इसलिए ताकि आसानी हो जाए हर एक को अलग-अलग स्टडी करने में। तो स्टूडेंट अब नैरो एंड वाइडर रेंज के बारे में बताता हूं कि ये जो टर्म्स हैं ये क्यों लिखी गई हैं और इनका क्या एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ। तो स्टूडेंट नैरो एंड वाइडर रेंज के बारे में मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी इसको टच दिया था, लेकिन इस तरीके से इनके नाम नहीं लिए थे। नैरो एंड वाइडर रेंज मैंने वहाँ क्या कहा था कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में, कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाला इन्वायरमेंट है उनको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, और इंटरनल इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले नैरो रेंज के ऊपर तब्दीली आती है। मतलब अगर बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो अगर टेम्परेचर की मिसाल दी जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है 37 नॉर्मल होता है, अगर 40 भी हो सकता है, 50 60 ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमारी जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है ना वो 37 से थोड़ा सा ही ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी 40 50 60 तक चला जाए, ऐसे तो इंसान की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो तबाह हो सकती है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने रखा क्या है ये सिस्टम कि नैरो रेंज जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर होती है, लेकिन वाइडर रेंज जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होती है। वाइड का मतलब होता है वसी, खुला, बहुत ज़्यादा रेंज में। ठीक है, तो स्टूडेंट अब सोल्यूट के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो सोल्यूट है ये क्या है। तो स्टूडेंट सोल्यूट जो होता है ना, सोल्यूट ये इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, इधर लिखता नहीं, सिर्फ इसकी मिसाल देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने नंबर 1 पे आपने लेनी है सैंड, ठीक है, प्लस आपने लेना है वाटर। इसके अलावा नंबर 2 पे, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पे आपने क्या करना है शुगर। ठीक है, शुगर ले ली और फिर वाटर ले लिया, वाटर गिलास के अंदर लिया, ठीक है, और सैंड को इधर इस पानी के अंदर फेंक दिया और इसको मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ, ये नीचे बैठ गया। इसके अलावा शुगर जब पानी के अंदर हल की तो ये मुकम्मल हल हो गई। ठीक है, अब सैंड का पानी के अंदर हल ना होना ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसने एक मिक्सचर बनाया है ना, मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड है या मतलब के सब्सटेंस हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन मिक्स नहीं होते, वो एक नेक्स्ट जो है वो मिक्सचर बनाते हैं जिनको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, मिक्सचर। और नंबर 2 पे जो शुगर है वो हल हो गई थी, तो यहां भी मिक्सचर बना है, लेकिन यहां बना है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट अब देखें नंबर 1 पे या नंबर 2 पे जो एग्जांपल दी है इनके अंदर मैं आपको बताऊं तो सैंड जो है ये सोल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, शुगर जो है वो है सोल्यूट, और इधर वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट। मतलब जो हल होती है चीज किसी के अंदर वो सोल्यूट होती है, और जिसके अंदर वो हल हो रही है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो समझ चल गई। अब नेक्स्ट जो 5 टर्म्स हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करता हूं और फिर आपको इस टॉपिक के अंदर कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आपने उनको अटेम्प्ट करना है वो बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। अब नेक्स्ट जो 5 टर्म्स हैं उनके नाम है, नंबर 1 पे मेटाबोलाइट, नंबर 2 पे हार्मोन्स, नंबर 3 पे रिसेप्टर्स, नंबर 4 पे कंट्रोल सेंटर, और नंबर 5 पे है इफेक्टर्स। तो सबसे पहले मेटाबोलाइट की बात करें तो आपने एक टर्म सुनी है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो टर्म है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है। क्या होता है? ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन हो जाती है फिर वो जो खुराक है उसके अंदर से एनर्जी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है वो बॉडी क्या करती है? वो यूज कर लेती है। क्या कर लेती है? यूज। कौन? बॉडी क्या कर लेती है? यूज कर लेती है। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं, मेरी बात पे गौर करना, इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं या इस्तेमाल होते हैं उन सब्सटेंसेस को कहते हैं मेटाबोलाइट। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मेटाबोलाइट। ठीक है। अब अगर हार्मोन्स की बात करें पहली टर्म जो है कवर हो गई। अब दूसरी हार्मोन्स। तो स्टूडेंट अक्सर आप सुनते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं, फंक्शन करते हैं और फिर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है और मतलब कि एक्टिव रहती है। तो हार्मोन्स असल में होते क्या हैं? तो स्टूडेंट हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है रिलीज करती है। कहाँ? ब्लड स्ट्रीम्स। कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। वहां क्या होता है कि ये मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ठीक है। तो स्टूडेंट अब नंबर 3 पे जो रिसेप्टर्स टर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये रिसेप्टर आखिर क्या होते हैं। हम अक्सर बोलते और सुनते रहते हैं कि रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, तो ये होते क्या हैं? तो स्टूडेंट जो नंबर 3 पे है रिसेप्टर्स, तो स्टूडेंट इसके बारे में पहले आप सुन लें कि रिसेप्टर्स ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर पाए जाते हैं। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये बाहर से मैसेज को रिसीव करते हैं और कंट्रोल सेंटर जो कि हमारा ब्रेन है उसके पास वो मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, एक सुई लें, नीडल, उसको आप अपने हाथ के ऊपर मारें तो क्या होगा कि जब आप उसको अपने हाथ के ऊपर मारेंगे तो आपको पेन होगी और आपका हाथ जल्दी से क्या होगा कि पीछे को चला जाएगा। तो ये जो पेन हुई है ये क्यों हुई है? क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने वो जो मैसेज बाहर से मिला है उसको कैच किया और उसको कंट्रोल सेंटर जो कि हमारा ब्रेन है उसके पास भेज दिया। अब ये जो कंट्रोल सेंटर है इसने क्या किया? रिस्पॉन्स बैक किया। क्या किया? रिस्पॉन्स बैक किया। किसको? इफेक्टर्स को। किसको? इफेक्टर्स को। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर्स को रिस्पॉन्स बैक किया कि तुम अभी क्या करो कि हाथ को पीछे कर दो। तो इफेक्टर्स क्या करेंगे कि वो हाथ को पीछे को मतलब कि खींचेंगे। इफेक्टर्स क्या मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफेक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल सेंटर जो है उसके अहकामात के ऊपर अमल करते हैं। ठीक है। रिसेप्टर क्या करते हैं कि वो बाहर से मैसेज लेते हैं और कंट्रोल सेंटर को देते हैं
और कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाता है कि तुम ऐसा काम करो, और इफेक्टर जो है वो कंट्रोल सेंटर के अहकाम के ऊपर, अहकामात के ऊपर अमल करता है। ठीक है। अब अगर रिसेप्टर्स की मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी जाएं तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन 3 इधर मैं लिखूंगा। सबसे पहले है सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, नंबर 1 पे है सेंसरी रिसेप्टर्स। नंबर 2 पे है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और नंबर 3 पे है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर मैंने जो छोटी छोटी टर्म्स थी उनके बारे में मेन बता दिया। अब अगर मैं डीपली चला जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं।